गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। इसी के साथ देखिए आज हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे और सेशन में हम लोग आज के पढ़ रहे हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं चक्रवात। चक्रवात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? साइक्लोन। क्या कहा जाता है? साइक्लोन। देखिए इसकी परिभाषा पे हम लोग बोल देंगे चक्रवात एक बृहद वायु प्रणाली है। चक्रवात क्या है बेटा? एक बृहद वायु प्रणाली है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या होगा? 990 मिली बार क्या होगा? ये हवा चलेगी, ठीक है, जो कि ये क्या होगा? कम होगी, लो प्रेशर में होगी। किसमें होगी बेटा? लो प्रेशर। अब आगे थे जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा केंद्र के बाहर क्रमशः उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसमें बाहरी उच्च वायुदाब से पौने केंद्रीय निम्न वायुदाब की ओर कोरियोलिस बल के प्रभाव से चक्राकार रूप से प्रभावित होते हैं। देखिए ये जो कोरियोलिस बल है इसको मैं पिछले सेशन में पढ़ाया था और आप लोगों को देखिए भूगोल का कंटेंट जो है जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ सब प्लेलिस्ट में क्रमशः पढ़ा है। तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, उसमें क्रमशः भूगोल जियोग्राफी के नाम से है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। उसमें करीब जितना अभी तक वीडियो पढ़ा है, जितना क्लास लिया हूँ सब उसमें पढ़ा है, ठीक है। एक सीरियल से आप लोग देखेंगे तो अच्छे समझ में आता रहेगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि केंद्र से निम्न वायुदाब तथा केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब। देखिए यहाँ पे लो प्रेशर होगा, निम्न वायुदाब 990 मिलीबार कह सकते हैं आप। ये क्या होगा कि जब केंद्र के बाहर, ये केंद्र था, अब केंद्र के बाहर जब चक्कर लगाएगा तो ये उच्च वायुदाब में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे 990 है तो 1000 हो जाएगा, 1010 हो जाएगा मिलीबार, इधर हो जाएगा 1020 मिलीबार। बात समझ रहे हैं? फिर आगे आएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1030 मिलीबार। तो ये जब क्या कह रहा है कि केंद्र में तो लोएस्ट प्रेशर में रहेगा लेकिन बाहर जाएगा तो ये क्या रहेगा? हाई प्रेशर में जाएगा। जो पौने होंगी, जो चक्कर लगाएंगे ये क्या होंगी? अब हाई से लो में आएंगी। कह रहा है ना कि इसमें बाहरी उच्च वायुदाब से पौने केंद्रीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं कोरियोलिस बल के प्रभाव से। तो कोरियोलिस बल लगेगा तो ये देखिए हवा कहाँ चलेगी? बाहर से अंदर की तरफ। कहाँ चलेगी बेटा? बाहर से अंदर की तरफ चलेगी। लेकिन क्या होगा इसमें? कोरियोलिस बल के प्रभाव से चक्राकार रूप से प्रभावित होते हैं। अब जब बाहर से कोरियोलिस बल लगेगा तो ये हवा सीधी न चल के ऐसे चलेंगी। कैसे चलेंगी? ऐसे चलेंगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो जब ऐसे चलेंगी तो ये गोल गोल चक्कर लगाती रहेंगी, गोल गोल चक्कर लगाती रहेंगी। इसी को क्या कहते हैं? चक्रवात। क्या कहते हैं? साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिए। देखिए चक्रवात में चलने वाली पवनों की दिशा क्या होती है? चक्रवात में चलने वाली पवनों की दिशा क्या होती है? एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध हमारे पास। देखिए जब उत्तरी गोलार्ध होगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसमें इंग्लिश में बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये ऊपर घड़ी है, अगर इस दिशा में घूम रही है तो क्लॉकवाइज, लेकिन अगर उल्टा घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए लो प्रेशर में बताया कि केंद्र बिंदु पे क्या होता है बेटा? लो प्रेशर होता है। और जब लो प्रेशर होगा तो बाहर हाई प्रेशर होगा तो अंदर की ओर क्या करेगा? आना चाहेगा। जब अंदर की ओर आना चाहेगा तो क्या होगा? ये हवा बेटा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगी तो ये हवा किधर जाएगी? इधर जाएगी। कोरियोलिस जो विधि है उसको जब मोड़ेगी तो ये हवा एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? बात समझ रहे हैं? तो ये हवा अपने से क्या होगी? मुड़ जाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगी उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की अनुकूल दिशा में, देखिए घड़ी की अनुकूल दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है बेटा?
क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है। देखिए यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, जब बाहरी दाब कोरियालिस विधि लगेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ये घड़ी की इस दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में क्या होगी? घूम जाएगी, साइक्लोन यहाँ पे आएगा। बात समझ रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में। कैसे आया अब समझ गया हूं। अब देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग चक्रवातों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइक्लोन, इसको पढ़ेंगे। दो प्रकार के होते हैं। पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसको एक और नाम से जाना जाता है बहिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी दोनों को। देखिए पहले जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। तो यहां समझते हैं, ये चक्रवात अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र या ITCZ में बनते हैं। देखिए ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है बेटा? पृथ्वी है। और ये हम बताएं कि विषुवतीय क्षेत्र होता है। बीच में क्या होता है? विषुवतीय क्षेत्र 0 डिग्री पर होता है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए इधर से व्यापारिक पवनों के बारे में हम पढ़ाए होंगे पिछले सेशन में जाके देख लेना। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने सब पढ़ाया गया है। तो क्या करती हैं कि इधर से जब आएगी ये उत्तर की तरफ से, तो व्यापारिक पवन, और उत्तरी इधर दक्षिण की तरफ से जाएंगी, दोनों पवने क्या होंगे? आपस में टकराएंगे। दोनों पवने क्या होंगे? आपस में टकराएंगे। तो जब टकराएंगे बेटा, तो यहीं पे ITCZ होता है। बात समझ रहे हैं? ITCZ क्या होता है? बात समझ में आ गई? व्यापारिक पवने क्या होती हैं आपस में? उसी क्षेत्र में क्या होती हैं? टकरा जाती हैं। तो क्या होगा? यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ये कौन सा वायुदाब का क्षेत्र होता है? निम्न। जो भी बाहरी प्रेशर आएंगी निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ेंगी, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसका एक ITCZ का एक लाभ ये है कि इस पर जो सूर्य की किरण होती है डायरेक्ट पड़ती है। सूर्य की किरण क्या होती है? डायरेक्ट पड़ती है। वहीं ITCZ बनता है। वहीं क्या बनता है? ITCZ। इसको नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ा रहे हैं। देखिए बेटा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? दूसरा था। चक्रवात के दो प्रकार थे, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण को हम लोग पढ़ लिए, शीतोष्ण को पढ़ेंगे। देखिए ये चक्रवात शीतोष्ण कटिबंध में वाताग्रों के सहारे बनते हैं। वाताग्र क्या होता है इसको हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी समझना है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता क्या है, चलती कहाँ है। देखिए ये चक्रवात उष्ण कटिबंध में सामान्यतः कर्क व मकर रेखा के बीच बनते हैं। मैं जब शुरू किया था जियोग्राफी तभी मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा सब कुछ पढ़ा चुका हूं। तो आपसे जब बात होगी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ चलते हैं, तो बताइएगा कर्क और मकर रेखाओं पर चलते हैं। ये चक्रवात समुद्र में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बेटा? समुद्र में बनते हैं। ये चक्रवात विषुवतीय प्रदेशों में नहीं बनते हैं। इसको याद रखिएगा कि ये चक्रवात विषुवतीय प्रदेशों में नहीं बनते हैं, क्योंकि विषुवतीय प्रदेश में जो होता है लो प्रेशर होता है, लेकिन ये हाई से लो की स्थिति में आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है होगा? कर्क व मकर रेखाओं पर ये बनते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कर लीजिएगा कि जब भी एग्जाम में पूछे आपसे कि ये चक्रवात विषुवतीय प्रदेशों में नहीं बनते हैं। बात समझ रहे हैं? इसको याद रखिएगा। कारण क्या है कि कोरियोलिस बल का अभाव होता है। जब कोरियोलिस बल मैं बताया हूं कि यहाँ पे जब लो प्रेशर होगा, क्या होगा बेटा? लो प्रेशर होगा। तो जब तक कोरियोलिस बल नहीं लगा है तब तक क्या होगी? हवाएं सीधे चलेंगे। जब कोरियोलिस बल लगता है तब क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ती हैं हवाएं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जब कोरियोलिस बल काम नहीं करेगा तो विषुवत रेखा पे कहां से चक्रवात आएगा? नहीं आएगा। ये कर्क और मकर रेखा पे चक्रवात आता है। बात समझ गए? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का मतलब कर्क व मकर रेखा पर आता है, विषुवत रेखा पर नहीं आता। आगे इसका व्यास कभी पूछ देता है कि इसकी दूरी कितनी होती है, तो बताइएगा 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच इसकी दूरी होती है। ठीक है, आगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बनने की आवश्यक दशाएं क्या होंगी? कब ऐसा होगा कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेगा? क्या होगा? तो
उस बारे में उस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला समुद्री सतह पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। समुद्र की सतह पर, ठीक है, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, तब क्या होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। आगे देखिए पर्याप्त कोरियालिस बल होना चाहिए। अगर कोरियालिस बल जैसे विषुवतीय क्षेत्रों में नहीं होता है, अगर कर्क व मकर रेखा पर भी कोरियालिस बल नहीं पाया जाएगा तो ये संभव नहीं होगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेगा। तो इसमें क्या होता है, आवश्यकता होती है कोरियालिस बल की। पानी दे दो जी, कोरियालिस बल दे दो जी, पानी। कोरियालिस बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बात समझ रहे हो। आगे देखिए विषुवत रेखा से दूरी होनी चाहिए। विषुवत रेखा से इसकी दूरी होनी चाहिए, न कि विषुवत रेखा के अगर नजदीक रहेगा तो ये फिर चक्रवात नहीं बन पाएगा। विषुवत रेखा से क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। चौथा नंबर है धरातल पर वायु का अभिसरण होना चाहिए। वायु क्या होना चाहिए, अभिसरण का मतलब होता है कि जब लो प्रेशर होगा बेटा तो यहाँ पे अंदर की तरफ आएगी हवा, क्या होगी, पवन अंदर की तरफ आएगी। जब कोरियालिस बल लगता है तो चक्कर करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि धरातल पर वायु का अभिसरण होना चाहिए। क्षोभ सीमा के निकट वायु का अपसरण होना चाहिए। अब जब क्षोभ सीमा के निकट आएगा तो अपसरण का मतलब होता है बाहर जाना। हवाएं क्या होंगी, पवने क्या होंगी, बाहर जाएंगे। आगे देखिए वायु में पर्याप्त आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए वायु में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए या आर्द्रता होनी चाहिए, ठीक है। आगे का कल इसके आगे का भाग हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूजफुल क्लास। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग समझेंगे चक्रवात में मौसम की दिशा को क्या है। आइए सीखते हैं। देखिए चक्रवात में मौसम की दिशा क्या होगी। चक्रवात आने के पूर्व आकाश में पच्छाव मेघों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पच्छाव मेघों का निर्माण होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि चक्रवात आने के पूर्व कौन से मेघों का निर्माण होता है, तो आप लोग बताइएगा पच्छाव मेघों का निर्माण होता है। आगे चक्रवात के समय कपासी वर्षा मेघों का निर्माण होता है। जब चक्रवात आने लगता है उस समय कौन से मेघ का वर्षा होने लगता है जी, कपासी वर्षा मेघों का निर्माण होने लगता है। कपासी वर्षा मेघों का निर्माण होने लगता है। देखिए चक्रवात की आंख को ही पर्यायवाची होता है। चक्षु, बच्चु, अच्छु, नेत्र, दृक्, नयन, लोचन, ये क्या होता है, आंख को ही कहा जाता है। तो देखिए जो आंख है यहाँ पे चक्रवात की आंख की दिशा, यह निम्न वायु दाब का केंद्र है। किसका केंद्र है बेटा, निम्न वायु दाब का। मतलब कि जब वहां लो प्रेशर में वायु दाब होगी। आगे यहाँ मौसम साफ व शांत रहता है। यहाँ पे मौसम क्या रहता है, साफ व शांत रहता है चक्रवात की आंख में। नेक्स्ट वर्षा नहीं होती है। इसमें कुछ वायु का अवतरण होता है। आप लोग समझेंगे कि अवतरण क्या होता है। अवतरण मतलब घटते हुए रूप में। किसमें, घटते हुए रूप में। नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पर आएंगे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट बनने वाले चक्रवातों का मार्ग अनिश्चित होता है तथा ये चक्रवात बहुत तीव्र होते हैं। जब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट चक्रवात बनेगा तो इसका क्या होगा बेटा, ये चक्रवात बहुत ही तीव्र होते हैं। जहाँ पे कितनी डिग्री होती है, 20 डिग्री के ऊपर होती है, वहां पे चक्रवात बहुत तेज होते हैं। नेक्स्ट चक्रवातों के स्थल पर पहुंचने पर लैंडफॉल कहते हैं। जब चक्रवात के स्थल तक पहुंचेंगे, कहाँ तक, स्थल मतलब जमीन पर, तो वहां पे लैंडफॉल होते हैं। लैंडफॉल का मतलब ये है कि चक्रवात कम हो जाते हैं। जमीन पर उतरते ही ये इनकी स्पीड, इनकी तीव्रता, ये सब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बढ़ते हम लोग, स्थल पर आर्द्रता की कमी के कारण धीरे धीरे चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। स्थल पर क्या होता है कि आर्द्रता, नमी नहीं होती है, इसलिए चक्रवातों का प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि चक्रवातों को शक्ति संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। अब ये जो शक्ति चक्रवात को प्राप्त होती है, ये चक्रवातों को शक्ति संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होगी। जब हमारे यहाँ जमीन पर या स्थल पर संघनन होगा ही नहीं तो गुप्त ऊष्मा प्राप्त ही नहीं होगी। जब गुप्त ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी तो हमारा चक्रवात क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।
नोट कीजिए। देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उदाहरण समझते हैं हम लोग कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर। ठीक है, ये देखिए हिंद महासागर में उष्ण कटिबंध चक्रवात क्या कहलाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, चक्रवात ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रवात। तो आपको जब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर या हिंद महासागर की बात हो तो वहां पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या बोला जाता है, चक्रवात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चक्रवात या साइक्लोन। ठीक है, देखिए पश्चिमी अटलांटिक महासागर तथा कैरिबियाई सागर, आप लोग सुने होंगे नाम, पश्चिमी अटलांटिक महासागर तथा कैरिबियाई सागर में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। कि क्या, कौन से नाम से जानते हैं, हरिकेन के। हरिकेन का व्यास बहुत अधिक होता है, हरिकेन का व्यास बहुत अधिक होता है। तो आपसे पूछे कि पश्चिमी अटलांटिक महासागर तथा कैरिबियाई सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और इनका व्यास क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। आगे दक्षिणी अमेरिका व पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, या कह सकते हो मैक्सिको की खाड़ी में क्या कहते हैं, देखो टाइफून बनते हैं। चक्रवात को क्या कहा जाता है बेटा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफून। और देखिए टाइफून ये एक झंझावट होते हैं जो कि आकाश से हाथी के सूंड के समान लटकते हुए होते हैं, ये विनाशकारी होते हैं। ये जब आकाश में आप देखेंगे इसको तो ये एक झंझावट होते हैं और आकाश में दिखते हैं कैसे, हाथी के सूंड के समान लटकते दिखाई देते हैं आपको। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा विनाशकारी और घातक होते हैं। और टाइफून क्या होता है, जब ये समुद्रों में बनते हैं तो इन्हें जल स्तंभ कहते हैं। देखिए जब साइक्लोन आता है, साइक्लोन गोल गोल आता है, जब समुद्र में बनेगा तो समुद्र की जो लहरें होती हैं, या कह लीजिए पानी, उसको पानी क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर गोल गोल ऐसे से घूमता है। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे गड्ढे में जब बौंडर बाबा आते हैं, हाँ गंगा जी में हो चाहे गड्ढे में बौंडर बाबा आते हैं, तो जब बौंडर बाबा पानी में जाते हैं तो थोड़ा सा पानी को ऐसे से क्या करते हैं, ऊपर तक घुमा लेते हैं। बात समझ रहे हैं, देखे होंगे आप लोग। तो टाइफून जब समुद्र में उड़ता है तो ये किस स्तंभ, जल स्तंभ इसे कहते हैं। और जब ये एक झंझावट होते हैं और आकाश से हाथी के सूंड के समान लटकते हैं और ये बहुत ही विनाशकारी होते हैं। तो टाइफून आप समझ लीजिए कि दक्षिणी अमेरिका या पूर्व दक्षिणी अमेरिका में इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी व अरब महासागर में इसको चक्रवात ही कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसको चीन फिलीपींस के नाम से जाना जाता है, या चीन फिलीपींस में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका या पूर्वी दक्षिणी अमेरिका में टाइफून को कहा जाता है, चक्रवात को, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। उसी तरह पश्चिमी प्रशांत महासागर या चीन फिलीपींस में भी इसको किस नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से जाना जाता है। कौन से चक्रवात को, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को चीन फिलीपींस में भी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी किसके नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं बताया हिंद महासागर में चक्रवात ही कहते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, पश्चिमी अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, बात समझिए। जब मैं इंपॉर्टेंट कह सकता हूं तो परीक्षा में छपा छपाया रहता है। तो क्या होता है, पश्चिमी अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका, पूर्व दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन फिलीपींस में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में इन्हें वाइग्यो कहते हैं। फिलीपींस में इन्हें क्या, कौन से नाम से जाना जाता है बेटा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को वाइग्यो के नाम से। किसके नाम से, वाइग्यो के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में इसे किस नाम से जाना जाता है, बिली बिली। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड में इसको किस नाम से जाना जाता है, नॉर्वेस्टर में। देखिए न्यूजीलैंड में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को
नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं। कल जब नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे यहाँ पे तो हमारी टॉपिक रहेगी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज, माई भूगोल, माई जियोग्राफी।